तो ये न्यूमेरिकल का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, देखो 10th क्वेश्चन में क्या दिया देखेंगे सब लोग। एन एलिमेंट हैज़ अ बीसीसी स्ट्रक्चर, ये मैं मिटा रहा नहीं हूँ, जिसका बचा बाद में लिख लेना। इधर ध्यान दो, इधर देखो सब लोग। एन एलिमेंट हैज़ अ बीसीसी स्ट्रक्चर, तो एक एलिमेंट है, उसका स्ट्रक्चर कौन सा बेटा? बीसीसी। तो हमको मालूम है कि फॉर बीसीसी नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होता है बोल? 2। आगे बढ़ेंगे। एन एलिमेंट हैज़ अ बीसीसी स्ट्रक्चर विथ यूनिट सेल एज लेंथ ऑफ 288 पिकोमीटर। यूनिट सेल एज लेंथ मतलब क्या दिया है? ए दिया है। कितना दिया है? 288 पिकोमीटर। आगे बढ़ो। हाउ मैनी यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। हाउ मैनी यूनिट सेल मतलब नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है, और क्या बोला देख? नंबर ऑफ एटम्स। तो ये दो चीज़ निकालनी है हमको, हाउ मैनी यूनिट सेल एंड हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। आगे देखेंगे 200 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। 200 ग्राम मतलब मास दिया है, और मास को क्या लेते हैं हम लोग? एक्स लेते हैं। तो एक्स दिया हुआ है कितना? 200 ग्राम। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है रे, डेंसिटी नहीं दिया इसने, बिना डेंसिटी के सॉल्व ही नहीं हो गए। एक मिनट, लेट मी सी। न्यू टेक्स्ट बुक में देखो ज़रा, डेंसिटी दिया है क्या? पेंसिल से लिखा हुआ नहीं दिया है क्या, बताओ? क्वेश्चन नंबर कितने है? सेवन 7.2 दिया है। ठीक, क्या हुआ? क्या बोली? डेंसिटी 7.2 दिया हुआ होना चाहिए था, उधर नहीं दिया है, हम लोग लिख लेंगे, वहाँ पे लिख लो आगे। डेंसिटी इज इक्वल टू 7.2। 7.2 प्रिंटेड दिया है, तुम्हारी बुक में ऐसा पेंसिल से लिखा है? प्रिंटेड दिया है। ठीक, तो डेंसिटी दी हुई अपने को 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चल बोर्ड पर देख, वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी किए थे हमने, 1.5 है ना। लेकिन पहले यूनिट के ऊपर ध्यान दो, ये ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, सही है। ये सेंटीमीटर में है, ये पिकोमीटर में, चलेगा क्या? इसको किस में बदलेंगे? सेंटीमीटर में। कैसे बदलते याद है ना? 288 इंटू 10 का पावर -10 सेंटीमीटर। सही है। दोनों निकालना है, एटम भी निकालना है, यूनिट सेल भी निकालना है। मैंने क्या बोला था, जब दोनों पूछेगा तो पहले यूनिट सेल निकालने का, फिर नंबर ऑफ एटम निकालने का। सी व्हाट इज़ द फॉर्मूला? नंबर ऑफ यूनिट सेल, क्या फॉर्मूला देख? x बाय रो ए क्यूब। हाउ मच इज x? 200। रो 7.2, ए 288 इंटू 10 का पावर -10 उसका पावर 3। कितना हो जाए देखिए? 200 7.2 288 का क्यूब 10 का पावर -10 इंटू 3 -30। ये -30 ऊपर जाएगा तो, और -30 को ऊपर लिए तो कितना बन गया बेटा? +30। बाहर आ गया एंटी लॉग। पहले इसका लॉग देखना है। पॉइंट से पहले कितना नंबर है देख? 3 में से 1 गया, ये अपॉइंट के नीचे आ गया ना, माइनस। पॉइंट से पहले कितना नंबर है? 1 में से 1 गया, 0 पॉइंट। ये भी अपॉइंट के नीचे है, माइनस, पर इधर पावर लगा हुआ है तो पहले पावर को लिखेंगे। पॉइंट से पहले कितना नंबर है देख? 3, तो 3 में से 1 गया। अब लॉग देख के फटाफट 20 का 0, 30, 72 का 0, 8573, 28 का 8, 4594। इधर देख रहे हैं। तो पहला नंबर अपने पास 2.3010 माइनस 0.8573, दोनों को माइनस करते हैं। यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 10, 10 में से 3 गया 7, ये तो 0, ये 3 का 2 हो जाएगा,
10 का 9 10, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 8 नहीं जाता, 12 में से 8 गया 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 माइनस 0 1। फिर ये वाला माइनस, अब इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 4 ज़ा 12 का 2 कैरी गया 1, 3 9 ज़ा 27 और 1 28 का 8 कैरी गया 2, 3 5 ज़ा 15 और 2 17 का 7 कैरी गया 1, 3 4 ज़ा 12 और 1 13 का 3 कैरी गया 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 4 नंबर के बाद पॉइंट, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 8 नहीं जाता, 13 में से 8 गया 5, 3 में से 7 नहीं जाता, 13 में से 7 गए बोलो 6, 3 में से 3 गया पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 माइनस 7 1 माइनस 7 माइनस 6 मतलब बार 6। तो ये आ रहा है अपने पास एंटी लॉग ऑफ बार 6.0655 इंटू 10 का पावर 30। तो पहले तो ये 10 के पावर 30 को ऐसे ही रखेंगे, पॉइंट से पहले बार 6, तो इधर क्या आएगा 10 का पावर -6। देख इसका एंटी लॉग 1 1 सेम है, एक नंबर के बाद पॉइंट, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना आ रहा है देख, देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना आ रहा है बेटा 1.162 इंटू 30 और -6 कितना आएगा 24। ये आ गया मेरे को नंबर ऑफ यूनिट सेल। और क्या निकालना है बोल, नंबर ऑफ एटम्स। तो सब लोग बोर्ड पर देखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स का, xn बाय रो ए क्यूब। कैसे लिखेंगे इसको, x बाय रो ए क्यूब एक साथ, n अलग, तो x बाय रो ए क्यूब। अभी इसका वैल्यू निकाले, कितना आया था 1.162 इंटू 10 का पावर 24 इंटू n कितना है बेटा 2 है, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 का 2 कैरी गया 1, 2 1 ज़ा 1 और 1 3, 2 1 ज़ा 2। ये आ गया मेरे को नंबर ऑफ एटम्स। वेरी मच क्लियर। यहाँ पर चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स क्या हो जाते हैं, फिनिश। लिखो फटाफट इसका, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफेक्ट्स, या फिर डिफेक्ट्स को इम्परफेक्शन भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं बोल, इम्परफेक्शन, डिफेक्ट्स या फिर इम्परफेक्शन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। बेटा याद करो, हम लोगों ने चैप्टर के एकदम शुरुआत में पढ़ा कि सॉलिड 2 टाइप के होते हैं। कौन सी 2 टाइप, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलते हैं, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा उसका अरेंजमेंट कैसा रहेगा बोल, रेगुलर, फिक्स, डेफिनाइट पैटर्न पे, रेगुलर पैटर्न पे। और एमॉर्फस में कैसा भी रैंडम रहेगा। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो रेगुलरिटी होती है वो भी 100% नहीं होती। लाइक एक आपने 3D में क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया, उसमें 10,000 स्फीयर आ रहे हैं, 10,000 एटम्स आ रहे हैं, तो सब के सब एकदम परफेक्ट रेगुलर अरेंज रहेंगे क्या, नहीं। एक आध दो थोड़े बहुत क्या रहेंगे बोल, इम्परफेक्ट रहेंगे। तो जब भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में उनके नॉर्मल अरेंजमेंट से हट करके कोई अरेंजमेंट पाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोल, डिफेक्ट या फिर इम्परफेक्शन। कोई भी चीज़ देख परफेक्ट नहीं होती, हर चीज़ में थोड़ा बहुत क्या रहता है, इम्परफेक्शन रहता है। तो डिफेक्ट बोलते हैं किसको, समझा, क्रिस्टलाइन सॉलिड के नॉर्मल अरेंजमेंट से हट करके थोड़ा बहुत कुछ एब नॉर्मल अरेंजमेंट पाया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोल, डिफेक्ट या फिर इम्परफेक्शन। सबसे पहले डिफेक्ट की आप लोग डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे, ठीक है ना। देखो टेक्स्ट बुक में आओ, पेज नंबर पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 पर आएंगे बेटा सब लोग। आ गए, उसमें पहला पैराग्राफ 1 2 3 4, पहला पैराग्राफ चौथी लाइन नीचे से तीसरी, सच लिखा है ना, सच, सच के आगे से देख, irregularities in the arrangement of constituent particle of a solid crystal are called defect और imperfection। मतलब समझ ज़रा, किसी भी सॉलिड क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में
जो इरेगुलरिटी पाई जाती है, मतलब रेगुलर से हट के कुछ पाया जाता है स्ट्रक्चर में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा बोल, डिफेक्ट या फिर इम्परफेक्शन। अब सुनो, जब क्रिस्टलाइन सॉलिड बन रहा होगा, जैसे मिसाल के तौर पर समझो सॉलिड पिघला हुआ था, अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तो क्या होगा बोलो, सॉलिड बनते जाएगा। पिघला हुआ सॉलिड था, ठंडा होते होते क्या करते जाएगा बोलो, सॉलिड बनते जाएगा। तो जब कोई सॉलिड बन रहा होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं प्रोसेस को बोल, क्रिस्टलाइजेशन। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तुम लोगों ने 11th में केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल किया है? उसमें सॉल्ट वाले टेस्ट रहते थे, आपको सॉल्ट देते फिर टेस्ट करना होता है ना। तो उसमें एक टेस्ट होता है, एक पेट्री डिश लेनी पड़ती है, छोटी डिश लेनी पड़ती है, सॉल्ट का जो सोल्यूशन बन के तैयार हुआ है उसको उसमें डालना पड़ता है, और फिर बर्नर ऑन करके उसके ऊपर रख देते। उसको ऐसा स्टैंड रहता है, बर्नर रहता है, उसके ऊपर रख देते और उसको वो लंबी वाली रॉड से, ऐसा कांच की रॉड से ऐसा चलाते रहते हैं। कब तक चलाना रहता है? जब तक वो सॉलिड में ना कन्वर्ट हो जाए। बारीक बारीक क्रिस्टल जैसा नमक या फिर अजीनोमोटो कैसा रहता है, नमक हो गया, शक्कर हो गया, कैसा दिखता है वैसा वो दिखने लगता है। तो आप कभी इस टेस्ट का नाम पढ़ोगे ना बुक के अंदर, तो वहाँ पे लिखा रहता है क्रिस्टलाइजेशन। क्या लिखा रहता है बोल? क्योंकि आप एक सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर रहे, लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे, सॉलिड में। हीट करके उसके अंदर जितना भी लिक्विड पार्ट है उसको आपने भाप बना के उड़ा दिया, जो सॉलिड पार्ट है वो बचा हुआ, समझा? तो जब भी कोई सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड बन रहा होता है, अलग हो रहा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं बोल? अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूँ। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जितना फास्ट होएगा ना, डिफेक्ट उतने ज़्यादा आएंगे, और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जितना स्लो होगा, डिफेक्ट उतने कम आएंगे। सिंपल है, कोई भी चीज़ जितनी जल्दी में रहेगी ना, उसमें उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। आप पढ़ाई भी करो एकदम फटफट, ये भी पढ़ लूँ, ये पन्ने पलटते जा रहे, ऐसा पेपर में आपको उसका रिजल्ट दिखाई देगा। फिर हर क्वेश्चन जाना पहचाना लगेगा, लेकिन सॉल्व नहीं होगा है कि नहीं? क्योंकि आप पढ़ते ही ऐसे हो, फास्ट एकदम। आप कोई ध्यान लगा के आराम से जब पढ़ना है तब पढ़ रहा है, ऐसा नहीं कल पेपर है तो आज पढ़ रहा है। शुरू से आखिर तक धीरे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सुने ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आराम से कंसिस्टेंसी के साथ समझ के जो इंसान पढ़ रहा है, उसमें इम्परफेक्शन कम रहेंगे, उसके मार्क्स रिजल्ट में दिख के आएंगे आप। सेम वे में जब एक सॉलिड क्रिस्टलाइज हो रहा होता है, तो क्रिस्टलाइजेशन जितना फास्ट होता है, डिफेक्ट उतने ज़्यादा आते हैं, और जितना स्लो क्रिस्टलाइजेशन होता है, डिफेक्ट उतने कम आते हैं। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, क्या कोई ऐसा सॉलिड बनाना पॉसिबल है जो 100% परफेक्ट हो, तो हमारा आंसर आएगा नो, प्रोबेबली नो। चांसेस है कि नहीं, मतलब डिफेक्ट हमेशा रहेगा ही रहेगा सॉलिड में। अब अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन करूँ, क्या हम लोग इस डिफेक्ट को ख़त्म कर सकते हो, तो भी आपका आंसर क्या आएगा? नहीं। कम कर सकते क्या? हाँ, कम कर सकते। कैसे? सॉलिड जब क्रिस्टलाइज हो रहा था, उस प्रोसेस को स्लो कैरी करके। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, हाउ डिफेक्ट्स कैन बी मिनिमाइज, डिफेक्ट्स को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, तो आप क्या बोलोगे? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को स्लो कैरी करके। तो जो पहला आपने डेफिनेशन अंडरलाइन किया, उसके बाद का पैराग्राफ देखो क्या लिखा है, जरा ध्यान से देखा। डिफेक्ट्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब सॉलिड क्रिस्टलाइज हो रहा होता है, तभी उसमें क्या आ जाते हैं बेटा? डिफेक्ट आ जाते हैं। लेकिन देख आगे क्या लिखा है, द इम्परफेक्शंस आर मोर इफ द क्रिस्टलाइजेशन अकर एट अ फास्टर रेट। अगर क्रिस्टलाइजेशन फास्ट होगा, तो इम्परफेक्शन कैसे रहेंगे बोल? मोर रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। और आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, देख आगे क्या लिखा हुआ है, देख, it means that the defect can be minimized by carrying out crystallization at a slower rate। मिल गई same line, defects can be minimized by carrying out crystallization at a slower rate। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे how to minimize defect, क्या आंसर देंगे आप? by carrying crystallization at a slower rate। सही है, जितना स्लो क्रिस्टलाइजेशन होगा, डिफेक्ट उतना कम रहेगा। बस एक ही पॉसिबिलिटी है, जब आपको डिफेक्ट 0 मिलेगा, मतलब 100% परफेक्ट क्रिस्टल मिलेगा। और वो कौन सी पॉसिबिलिटी है मालूम? आपने सॉलिड को धीरे धीरे क्रिस्टलाइज करते ठंडा करते एब्सोल्यूट 0 पे लेकर चले गए। कहाँ लेकर चले गए बोल? एब्सोल्यूट 0। एब्सोल्यूट 0 किसको बोलते रहे? एब्सोल्यूट 0 किसको बोलते हैं? टेम्परेचर का जब भी हम लोग नापते हैं ना टेम्परेचर को, तो नॉर्मली तो हम लोग टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। नॉर्मली हम लोग टेम्परेचर किस में नापते हैं? डिग्री सेल्सियस। जब भी टेम्परेचर से पहले एब्सोल्यूट वर्ड लिखा है, कौन सा वर्ड लिखा है? एब्सोल्यूट। मतलब आप उसको डिग्री केल्विन में नापो। किस में नाप रहे हो?
डिग्री केल्विन। तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है 0 डिग्री केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या बोल, 0 डिग्री सेल्सियस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 0 डिग्री सेल्सियस ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर बर्फ़ बन जाता है, बर्फ़ जम जाता है पानी से। इसके भी नीचे आना है, कहाँ तक आना है देख, 0 डिग्री केल्विन। अगर आपको इसको जान के हैरानी नहीं हो रही तो अभी होगी। अगर इसको मैं सेल्सियस में बदलूंगा तो पता है कितना आएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। 0 के इतना नीचे जाना है, आप इमेजिन कर लो। इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं बोल, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या बोलते हैं बोल, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। आप इसके नीचे जा ही नहीं सकते, टेम्परेचर इसके नीचे जा ही नहीं सकता। ये लास्ट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर की हद है, इसके नीचे आप नहीं जा सकते। अब मैंने शायद आपको 11th में भी बताया था, इस टेम्परेचर पे अगर आप किसी एक एलिमेंट को लेके आ जाओगे ना, तो उसके अंदर एटम का मूवमेंट क्या हो जाता है, रुक जाता है, फ्रीज हो जाता है। एटम का मूवमेंट रुक जाता है। तब क्या होता है मालूम, उसके छोटे छोटे एटम मिल करके एक बड़ा एटम बना लेते हैं, सुपर एटम बना लेते हैं। और उस टाइम पे वो जो एलिमेंट है वो ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, वो एक चौथे स्टेट में चले जाता है जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या बोलते हैं बोल, बोस आइंस्टाइन। ये सब थोड़ी ऊपर लेवल की बात है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मैंने आपको शायद 11th में बताया था। स्टेट ऑफ मैटर 3 नहीं होते, 5 होते हैं। 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, 3 आपको पता है, सॉलिड लिक्विड गैस, 2 और है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा। समझ रहे, एक सॉलिड है, उसको और ठंडा और ठंडा करते चलेंगे, और ठंडा करते चलेंगे। कितने टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो पर। कहाँ पर बोल, एब्सोल्यूट जीरो पर। तो उसके एटम्स का मूवमेंट क्या हो जाता है, कम होते 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 फ्रीज हो जाता है, एकदम रुक जाता है। तो उसके सारे एटम मिल करके आप क्या बना लेते हैं, एक सुपर एटम, क्रिस्टल बना, एक पूरा क्लस्टर बना लेते हैं एटम्स का। तब उस वक्त वो कौन से स्टेट में होता है बोल, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सर हम लोग लेके जा सकते क्या, बोले एकदम फ्रिज में रख के, फ्रिज को कभी खोल ही नहीं रहा हो 2 साल तक। फ्रिज से नहीं पहुंच सकते तुम इतने टेम्परेचर तक, उसके लिए स्पेशल मशीनरीज होती है। समझ में आ रहा अच्छे से, ठीक है ना। तो इस टाइम पर वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। बढ़ाते गए 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री तक लेकर के आ गए तो सॉलिड स्टेट में रहेगा। किस में रहेगा, सॉलिड। अब और गर्म कर रहे हो, क्या बन जाएगा वो, लिक्विड। और गर्म कर रहे हो, क्या बन जाएगा वो, गैस। अब अभी भी नहीं रुक रहे हो तुम, और गर्म करते जा रहे हो उसको, और हीट करते चले जा रहे हैं, तो एक टाइम आएगा जब वो गैस से कौन से स्टेट में चला जाएगा, प्लाज्मा स्टेट में चला जाएगा। प्लाज्मा स्टेट अगर आपको एग्जांपल मैं दूँ तो सन के सरफेस पे प्लाज्मा स्टेट पाई जाती है। सन का जो सरफेस है ना बहुत हीटेड है, देखो बहुत, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत हीटेड है वो। तो उसके सरफेस पे जो मटेरियल पाया जाता है कौन से स्टेट में पाया जाता है, प्लाज्मा स्टेट में पाया जाता है। तो ऐसा 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। स्टार्टिंग अगर एकदम 0 डिग्री केल्विन से करोगे तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड गैस एंड देन प्लाज्मा। आयोनाइज्ड होता है, उसमें आयंस बनने लग जाते। वो इतना हीट कर दिया तुमने, इतना हीट कर दिया कि एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकल के भाग रहे, आयन बन जा रहे हो, तब वो प्लाज्मा स्टेट होता है। कौन सा स्टेट होता है बोल, प्लाज्मा। पर आपको इतना डिटेल में नहीं होता है, आपको खाली 3 ही स्टेट होते हैं ना। कौन से 3 स्टेट, सॉलिड लिक्विड और गैस। ना आपको बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट पढ़ाया जाता है और ना फिर प्लाज्मा स्टेट पढ़ाया जाता है ना, वो सब हाई लेवल के फिजिक्स में आता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या मैं किसी सॉलिड को 100% परफेक्ट बना सकता हूँ, 0% डिफेक्ट, तो पॉसिबल है। क्रिस्टलाइज करते जाओ कितने टेम्परेचर पर, 0 डिग्री से केल्विन पर, एब्सोल्यूट 0 पर। तब पॉसिबल है कि उसमें डिफेक्ट कितना हो, 0%। 100% परफेक्ट है। 0 डिग्री केल्विन से थोड़ा भी ऊपर रहोगे ना, 1 डिग्री केल्विन भी आ गया, 1 डिग्री केल्विन सेल्सियस में कितना रहेगा मालूम, -272 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। मतलब एब्सोल्यूट 0 के ऊपर कोई भी टेम्परेचर ले लो, सॉलिड में डिफेक्ट रहेगा ही रहेगा। खाली एक ही टेम्परेचर पॉसिबल है जिसमें डिफेक्ट नहीं रहता, कौन सा हो, 0 डिग्री केल्विन, एब्सोल्यूट 0। तो देख नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको वही समझाया। In fact, ideal crystals with no imperfections are possible only at the absolute 0 of temperature. मिला, ideal crystal with no imperfections are possible only at absolute 0 temperature. आगे देख क्या लिखा है, above this temperature, absolute 0 के ऊपर, no crystalline materials are 100% pure. इस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी मटेरियल 100% प्योर होगा क्या, नहीं, उसमें डिफेक्ट रहेंगे ही रहेंगे। समझ में आ रहा है। तो कैसे कम करोगे डिफेक्ट, बोलो कैसे कम करोगे डिफेक्ट क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को स्लो करके। अब डिफेक्ट की बहुत सारी अलग अलग टाइप होती हैं, डिफेक्ट की सो मेनी टाइप्स आर देयर। कोई भी टाइप का डिफेक्ट सॉलिड में आने दो, ध्यान से सुन मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी टाइप का डिफेक्ट सॉलिड में आने दो, उसकी न्यूट्रलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता। न्यूट्रलिटी मतलब अगर वो न्यूट्रल है तो
न्यूट्रल ही रहेगा। ऐसा नहीं कि डिफेक्ट आने की वजह से पॉजिटिवली चार्ज हो गया या नेगेटिवली चार्ज हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। इस लाइन की अहमियत आपको आगे जब टाइप्स पढ़ाऊँगा ना तब समझ में आएगी। अभी आपको ये बस एक लाइन लग रही है, आगे समझिएगा आप। कोई भी टाइप का डिफेक्ट हो सॉलिड के अंदर, उससे सॉलिड की न्यूट्रलिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही रहेगा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में वही चीज़ लिखी, उसको अंडरलाइन करके स्टार मार्क करेंगे। वॉट एवर बी द नेचर ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट, डिफेक्ट का कोई भी नेचर रहने दे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉलिड इज मेंटेन। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है बेटा? मेंटेन्ड होती है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा चीज़? तो मैंने कुछ बातें आपको इंपॉर्टेंट बताई। सबसे पहले तो डिफेक्ट का डेफिनेशन। डिफेक्ट के डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने देखा कि डिफेक्ट आता क्यों है। क्रिस्टलाइजेशन की वजह से आता है। क्रिस्टलाइजेशन जितना फास्ट होगा डिफेक्ट उतना ज़्यादा आएगा, क्रिस्टलाइजेशन जितना स्लो होगा डिफेक्ट उतना कम आएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि परफेक्ट क्रिस्टल बनना कब पॉसिबल है? कब पॉसिबल है? एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे। उसके ऊपर का टेम्परेचर है तो कभी भी परफेक्ट क्रिस्टल नहीं बनेगा, उसमें डिफेक्ट रहेगा ही रहेगा। कोई भी टाइप का डिफेक्ट सॉलिड में आने दो, उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी, वो न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहेगा। एक लास्ट पॉइंट डिफेक्ट से रिलेटेड, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मेरे को जवाब देना। सॉलिड में डिफेक्ट आना अच्छा है या बुरा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर डिफेक्ट का आ जाना, इम्परफेक्शन का आ जाना, ये उस सॉलिड के लिए अच्छा है या बुरा है? अरे आंसर देना, या तो अच्छा है या तो बुरा है। किसी भी चीज़ में इम्परफेक्शन आ जाना, परफेक्शन से हट जाना, ये उस चीज़ के लिए अच्छा होता है या बुरा होता है? बुरा होता है। कैसा होता है बोल? बुरा होता है। हाँ सही बात है। ज़्यादातर टाइप के डिफेक्ट जो सॉलिड में आते हैं वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं, नहीं आने चाहिए। जितना ज़्यादा रहेगा सॉलिड में उतना प्रॉब्लम होगा। लेकिन 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 कुछ डिफेक्ट ऐसे हैं जो हम लोग सॉलिड में जानबूझ के इंट्रोड्यूस करते हैं, जानबूझ के हम लोग डिज़ायर्ड डिफेक्ट बोलते हैं उसको। इस डिफेक्ट को इंट्रोड्यूस करने की वजह से वो सॉलिड की प्रॉपर्टी अच्छी हो जाती है, हमारे यूज़ करने लायक। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, स्टील जानते हो? स्टील वो एक डिफेक्टेड सॉलिड है। वो एक कैसा सॉलिड है? डिफेक्टेड। पर हमारे कितने काम का है, हम लोग जानबूझ के डिफेक्ट करके उसको बनाते हैं। मैं बताता हूँ स्टील कैसे बनता है। आयरन का क्रिस्टल लिया जाता है, किसका? Fe आयरन का क्रिस्टल लिया जाता है और उसमें आयरन के एटम्स को हटा करके डिफेक्ट क्रिएट करके वहाँ पे कार्बन के एटम डाल दिए जाते हैं। तो डिफेक्ट आ गया सॉलिड में, इरेगुलर हो गया ना, वो आयरन के एटम जगह जगह से गायब हो गए और वहाँ पर कौन आ गया? कार्बन। क्या बन गई नई चीज़? स्टील। अब ये डिफेक्ट हम लोग जानबूझ के इंट्रोड्यूस करें क्योंकि हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, फ़ायदेमंद है। आयरन में कार्बन ऐड करने से उसकी प्रॉपर्टी और इन्हांस हो जाती है, वो यूज़ करने के लिए और आसान हो जाता है। आयरन यूजुअली बहुत टफ होता है, स्टील उसकी बनिस्बत थोड़ा हल्का होता है। लेकिन स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो आयरन से ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है स्टील में। आयरन पे जंग बहुत जल्दी लगता है, स्टील पे कितनी सारी प्रॉपर्टी स्टील की हमारे लिए यूज़फुल है। तो ये डिफेक्ट हम लोग जानबूझ के डेली बेसिस पर आयरन में क्या कर रहे बोल? क्रिएट करवा के ले रहे। तो ऐसा नहीं समझने का डिफेक्ट हमेशा नुकसानदेह ही होते हैं, डिफेक्ट कभी कभी हमारे फ़ायदे के लिए भी होते हैं। स्टील की एग्जांपल हो गई, डिफेक्ट से बनता है। पीतल की एग्जांपल हो गई, डिफेक्ट से बनता है। पीतल सुने ना, पीतल के जो बर्तन होते हैं, तो पीतल कोई मेटल नहीं है, वो कॉपर और जिंक को मिला के बनाया जाता है। कॉपर के क्रिस्टल में जिंक घुसा करके समझ आ रहा है? तो ये सब मेटल हम लोग ज़बरदस्ती डिफेक्ट करवा के प्रोड्यूस करते हैं। तो डिफेक्ट हमेशा नुकसानदेह होता है क्या? नहीं। जैसा वो टाइड वाला बोलता है ना, दाग अच्छे, वैसे ही आप लोग भी याद रखें, कभी कभी डिफेक्ट अच्छे भी होते हैं। समझ में आ रहा है? तो लास्ट पैराग्राफ में देखो उसने वही चीज़ समझाया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट समटाइम्स डिफेक्ट्स आर टू बी इंटेंशनली क्रिएटेड। इंटेंशनली मतलब जानबूझ के हम लोग कभी कभी डिफेक्ट को क्रिएट करते हैं। क्यों? देखो आगे क्या दिया है, फॉर मैनिपुलेटिंग द डिज़ायर प्रॉपर्टी इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड की प्रॉपर्टी अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके बदलने के लिए कभी कभी हम लोग डिफेक्ट जानबूझ के इंट्रोड्यूस करते हैं। एकदम अच्छे से समझा? तो एक कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया डिफेक्ट का। अभी से आप लोग मेरी तरफ ध्यान देंगे बेटा। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि डिफेक्ट की एक नहीं बहुत सारी टाइप है। डिफेक्ट की क्या है बेटा? बहुत सारी टाइप। तो अब यहाँ पर मैं डिफेक्ट की टाइप्स बता रहा हूँ आपको, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। हाँ, तो जो डिफेक्ट्स होते हैं, डिफेक्ट्स बेसिकली इनको 3 टाइप में बांटा गया है। कितनी टाइप में बांटा गया है बोल? 3 टाइप में बांटा गया है। पहला है पॉइंट डिफेक्ट। पहला क्या है बोल? पॉइंट डिफेक्ट। दूसरा है लाइन डिफेक्ट। दूसरा क्या है बेटा? लाइन डिफेक्ट। और आखिरी है प्लेन डिफेक्ट। आखिरी क्या है बेटा बोल? प्लेन डिफेक्ट। इधर सुन, मेरे को सुन।
पैकेजिंग इन सॉलिड वाला लेक्चर याद है? जब क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है तो अचानक से ऐसा धूप बन के नहीं तैयार होता, स्टेप बाय स्टेप बनता है। पहले 1 डायमेंशनल पैकेजिंग, फिर 2 डायमेंशनल, फिर 3 डायमेंशनल। अब समझ एक 3 डायमेंशनल सॉलिड बन के तैयार हो गया। अब डिफेक्ट किस चीज़ में मालूम? किसी एक आध लाइन का कोई एक आध स्फीयर में प्रॉब्लम है, मतलब किसी एक आध बेसिस में प्रॉब्लम है। किस में प्रॉब्लम है बोल? बेसिस में। तो सिर्फ उसी पॉइंट पे दिक्कत है ना, बाकी पूरा सॉलिड कैसा है? अच्छा है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बोल? पॉइंट डिफेक्ट। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिफेक्ट रहेगा। पूरे सॉलिड में डिफेक्ट रहेगा क्या? नहीं, कुछ बेसिस पे ही, बेसिस याद है ना स्फीयर, कुछ बेसिस पे ही डिफेक्ट रहेगा। तो उस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बोल? पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है ना। दूसरा है बेटा लाइन डिफेक्ट। दूसरा क्या बोल? अब उसका नाम ही बता रहा है। यहाँ पर पूरी की पूरी एक रो में प्रॉब्लम रहेगी, लेयर में नहीं। हाँ, किसमें? पूरी रो में प्रॉब्लम रहेगी, एक आध बेसिस में नहीं, पूरी एक रो खराब रहेगी। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बोल? लाइन डिफेक्ट। और ये भी उसका नाम ही बता रहा है, प्लेन डिफेक्ट। इसमें एक लेयर में प्रॉब्लम रहेगी, पूरे सॉलिड में नहीं रहेगी। पूरे सॉलिड में डिफेक्ट है तो फिर वो सॉलिड ही नहीं है, डिफेक्टिव पीस है, फेंक दो उसको। यार याद करो ना, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप देख रहे हो कि पूरे के पूरे सॉलिड में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में इरेगुलरिटी है, तो क्रिस्टलाइन रही कहाँ से गया? वो तो एमॉर्फस बन गया। पूरा सॉलिड रैंडम हो गया ना, समझ में रहे? तो कभी भी पूरे सॉलिड में डिफेक्ट आएगा क्या? नहीं। एक आध पॉइंट्स पर डिफेक्ट आता है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट। एक आध रोज में डिफेक्ट आता है तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन डिफेक्ट। एक आध लेयर में डिफेक्ट आएगा, बाकी पूरा ठीक है। एक आध लेयर में इरेगुलरिटी आ रही तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेन डिफेक्ट। आपके सिलेबस में आपको खाली पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है बस। लाइन डिफेक्ट हमको नहीं पढ़ना है, प्लेन डिफेक्ट हमको नहीं पढ़ना है। ये हायर स्टडीज़ में आता है, जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे। अगर आपको अप्लाइड केमिस्ट्री है ग्रेजुएशन में, जैसे हम लोग को इंजीनियरिंग में था, फर्स्ट ईयर में अप्लाइड केमिस्ट्री करके एक सब्जेक्ट था, तो उसमें हम लोगों को लाइन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट पढ़ना था। लेकिन 12th के सिलेबस पे हमको सिर्फ क्या पढ़ना है बेटा बोलो? पॉइंट डिफेक्ट। इसीलिए आपको जो डेफिनेशन दी हुई है वो भी किसकी दी हुई है? पॉइंट डिफेक्ट। ना आपको लाइन डिफेक्ट का डेफिनेशन दिया, ना प्लेन डिफेक्ट का दिया। टेंशन मतलब पूछेगा भी, खाली किसका डेफिनेशन दिया हुआ है? देख, पॉइंट डिफेक्ट। देखो जरा पॉइंट डिफेक्ट का क्या डेफिनेशन है। पेज नंबर 16 पे टॉप पर आओ, देखो क्या दिया है। देयर आर 3 टाइप ऑफ डिफेक्ट। मिला? पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट। आगे पर क्या लिखा है? ओनली पॉइंट डिफेक्ट्स विल बी डिस्कस इन दिस चैप्टर। हम लोग सिर्फ कौन सा डिफेक्ट पढ़ेंगे? पॉइंट डिफेक्ट पढ़ेंगे। अब देख पॉइंट डिफेक्ट का डेफिनेशन क्या दे रहा है। दीज डिफेक्ट आर इरेगुलरिटीज प्रोड्यूस इन द अरेंजमेंट ऑफ बेसिस एट अ लटाइस पॉइंट इन क्रिस्टलाइन। पूरे सॉलिड में किसी एक आध लटाइस पॉइंट के ऊपर बेसिस में इरेगुलरिटी आएगी, मतलब एक आध स्फीयर में इरेगुलरिटी आएगी, तो उस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बोल? पॉइंट डिफेक्ट। अंडरलाइन कर लिया डेफिनेशन। अगर आपसे पूछा डिफाइन पॉइंट डिफेक्ट, डिफाइन कर लेंगे, इजी। आप ज़रा ध्यान से सुनो, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है अपने को, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ना है। सुन, ये दोनों बिल्कुल नहीं पढ़ना अपने को, इसको डिटेल में पढ़ना है। अब ज़रा ध्यान से सुनो, जो पॉइंट डिफेक्ट होता है ना बेटा, इसकी भी 3 टाइप होती है। पॉइंट डिफेक्ट की भी कितनी टाइप होती है बोल? 3। पहला है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। पहला क्या है बोल? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, या पूरा नाम लेंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। क्या बेटा? स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। दूसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। दूसरा क्या है बोल? इम्प्योरिटी डिफेक्ट, या पूरा नाम लेंगे तो इम्प्योरिटी पॉइंट डिफेक्ट। और तीसरा है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तीसरा क्या है बोल? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, या फिर पूरा नाम बोलो क्या आएगा? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट में हमको कितनी टाइप पढ़नी है बेटा? 3। स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, इम्प्योरिटी पॉइंट डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। क्या होता है सब समझाने वाला और डिटेल में डोंट वरी, अभी सिर्फ नाम पर ध्यान दो। अब ये जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है ना, इसकी भी आगे 4 टाइप होती है। इसकी भी कितनी टाइप है बेटा बोल? 4 टाइप। पहली टाइप है इसकी वैकेंसी डिफेक्ट। पहली टाइप क्या है बोल? वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरी टाइप है इसकी सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है ना। और इस सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में भी 2 कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन होती है बोल? 2 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, और जब पढ़ाऊंगा तब देखेंगे, ठीक है ना। थर्ड डिफेक्ट का नाम है शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या बेटा? शॉर्टकी डिफेक्ट। और आखिरी डिफेक्ट है फ्रैंकेल डिफेक्ट। आखिरी क्या है बोल? अंकल नहीं है, फ्रैंकेल डिफेक्ट। क्या है बोल? और आपको बताऊं, ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डिफेक्ट से क्वेश्चन है ना, तो ज़्यादातर इन्हीं दोनों से आता है। जब पढ़ेंगे तब देखेंगे क्या है। और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है यहाँ पर, डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट।
दोनों एक दूसरे से थोड़ा रिलेटेड भी। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट की कितनी टाइप हो गई बोल? 4। वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। सेल्फ इंटरस्टिशियल की भी कितनी टाइप है? 2 टाइप, 2 कंडीशन है उसकी, असल में टाइप नहीं है, कंडीशन। समझ में आ रहा अच्छे से? तो जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो टोटल कितनी चीज़ों को पढ़ना है, कितने केस को पढ़ना है? 1, इसका ये वाला 2, इसका ये वाला 3, 4, 5। तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में 5 अलग अलग कंडीशंस को हमको पढ़ना है, 5 अलग अलग केसेस को पढ़ना है। तब अपना क्या फिनिश होगा बेटा? स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नेक्स्ट क्या है देख? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट की भी आगे 2 टाइप है। कौन है चीचा कर रहा है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट की भी कितनी टाइप है बोल? 2 टाइप है। एक है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या है बोल? सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और एक है इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या है बोल? इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट की कितनी टाइप होगी बेटा? 2। एक है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट और दूसरा है इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अभी ज़रा ध्यान से सुना, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट की भी 2 टाइप है। सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट की भी कितनी टाइप है? 2 टाइप बोल लो या 2 कंडीशन इसको भी बोल सकते हो। पहली कंडीशन का नाम है अलॉयस, और जो स्टील की एग्जांपल दे रहा था, पीतल की एग्जांपल दे रहा था, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। पॉइंट डिफेक्ट में इम्प्योरिटी डिफेक्ट की जो पहली कैटेगरी है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, उसमें आता है अलॉय। और इसमें दूसरा है वैकेंसी ड्यू टू एलियोवेलेंट इम्प्योरिटी। वैकेंसी ड्यू टू एलियोवेलेंट इम्प्योरिटी। ये एलियो वर्ड वहीं से आ रहा है जहाँ तक तुम जा रहे हो। एलियो, एलियन, है ना? वहीं तक जा रहे थे ना तुम लोग। एलियो वर्ड किससे मिलता लग रहा है? एलियन से। एलियन किसको बोलते हैं? नॉट बिलोंगिंग टू अस। कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे प्लैनेट अर्थ को बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब हमसे हट के कुछ बाहर का है, उसको बोलते हैं एलियन। तो यहाँ पर जो इम्प्योरिटी होती है ना, इम्प्योरिटी सुन, यहाँ पर जो इम्प्योरिटी होती है ना, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए एलियन इम्प्योरिटी होती है। अभी क्या होता है एलियन इम्प्योरिटी? ये एलियोवेलेंट इम्प्योरिटी है। वैलेंट का कहाँ से आ गया? ये वैलेंसी से वैलेंट आए। एलियोवेलेंट क्या है ये सब आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी की कितनी टाइप हो गई बोल? 2। तो देख कितने केसेस हो गए देख, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें कोई कंडीशन नहीं, इसमें एक ही। कितना हुआ? 8। नेक्स्ट क्या बेटा देख? नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट की 2 टाइप है। इसकी कितनी टाइप है बेटा बोल? 2। पहला है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। पहला क्या है बोल? मेटल डेफिशिएंसी। और दूसरा मेटल एक्सेस। दूसरा क्या है बोल? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और मेटल एक्सेस डिफेक्ट। डेफिशिएंसी और एक्सेस डिफेक्ट। अब डेफिशिएंसी में आगे कोई टाइप नहीं है, डेफिशिएंसी में आगे कोई टाइप नहीं है, लेकिन मेटल एक्सेस डिफेक्ट में टाइप है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में 2 टाइप है। पहला है, इधर ध्यान से देख, पहला है एन एक्स्ट्रा, ध्यान से देखा, एन एक्स्ट्रा न्यूट्रल एटम, एन एक्स्ट्रा न्यूट्रल एटम, या फिर इसकी जगह पर होता है एन एक्स्ट्रा कटायन एटम। या तो एन एक्स्ट्रा न्यूट्रल एटम या फिर एन एक्स्ट्रा कटायन। और लास्ट इसकी टाइप है वैकेंसी ड्यू टू अनायन। वैकेंसी ड्यू टू, बोलो, वैकेंसी ड्यू टू अनायन। इसके 2 नाम और है, इसको एफ सेंटर या फिर कलर सेंटर भी बोलते हैं। ये सब क्या है आगे समझेगा, ढूंढ। एफ सेंटर या फिर कलर सेंटर। तो देख डिफेक्ट में टोटल कितनी चीज़ें पढ़ना है अपने को? 1, इसका पहला वाला 2, 3, 4, 5, इसका पहला 6, 7, 8, 9, इसका पहला 10, और फिर उसमें एक और है 11, और फिर ये 12। टोटल 12 अलग अलग केसेस को समझना है हमको। तो पूरा डिफेक्ट का लेआउट समझ में आ गया सब? पूरा डिफेक्ट का लेआउट समझ में आ गया बेटा? इज़ इट वेरी मच क्लियर? ठीक है ना? तो इसको हम लोग कल स्टडी करेंगे, क्योंकि मेरे को ये एक साथ पूरा पढ़ाना है। आज आधा कल आधा पढ़ाऊँगा तो फिर उतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा। ठीक है ना? तो कल लेक्चर का जो भी टाइमिंग रहेगा ना, उसमें थोड़ा पहले ही आकर के मैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और जगह बची तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये दोनों को बोर्ड पे पहले ही लिख दूंगा। फिर जब आप लोग आओगे तो मैं फटाफट उसको एक्सप्लेन कर दूँ।
और फिर तुमको फटाफट लिख के हटाना है। फिर खाली क्या बचेगा अपना नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो कल के कल अपना डिफेक्ट हो जाएगा। और अगर मेरे पास टाइम रहा तो डबल लेक्चर लेकर के हम लोग कल ही इस चैप्टर को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, समाप्त कर देंगे। फिर इसके टेस्ट की डेट भी अनाउंस कर दूँगा। ठीक है, समझ में आ रहा अच्छे से? अभी इसको लिख लो पूरा, ये पूरा लिख लो। ये 12 डिफेक्ट कल पढ़ने हैं, ठीक है? डिफेक्ट ही डिफेक्ट अरे बढ़ रही है मनी।